गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 9 में चर्चा करेंगे नेत्र। तो देखिए नेत्र क्या आता है। नेत्र एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो कैमरे की भांति क्या करता है, कार्य करता है। इस नेत्र की सहायता से संसार के जो रंग बिरंगे दृश्य हैं उनको देखा जा सकता है। यदि हम ये सोचे कि नेत्र नहीं होता तो जीवन जो भी रंग बिरंगा दृश्य था या नेत्र के बगैर क्या माना जा सकता है, मानव जीवन अधूरा था। ठीक है। अब नेत्र जो कार्य करता है वो सेम आपने कैमरा देखा हुआ सेम वैसे ही कार्य करता है। तो नेत्र लगभग नेत्र का जो व्यास होता है वो 2.5 सेमी होता है। कितना होता है? 2.5 सेमी व्यास होता है। नेत्र के मुख्य भाग है, जैसे आपने देखा हुआ यहाँ पर आइरिस है, पुतली है, कॉर्निया है, जलीय ध्रुव है, कचाव ध्रुव है, ठीक है ना, रजपटल, दृष्टि पटल। तो इनसे संबंधित कुछ भाग है उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ, सुनना आराम से। पहला देखते हैं श्वेत पटल। तो श्वेत पटल में क्या बताया जाता है कि नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है। नेत्र के चारों ओर एक क्या होता है? श्वेत सुरक्षा कवच होता है जो क्या होता है? अपारदर्शी होता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? श्वेत पटल कहलाता है। इसी प्रकार कॉर्निया। तो कॉर्निया में क्या बताया जाता है कि नेत्र का वह भाग जिसमें प्रकाश का क्या होता हो? अपवर्तन होता हो। प्रकाश का क्या होता हो? अपवर्तन होता हो, वो कॉर्निया कहलाता है। ये पारदर्शी भाग होता है, ठीक है, और श्वेत पटल पर उभरा हुआ भाग होता है। इसी प्रकार अगला भाग है परितारिका या आइरिस। तो देखिए कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के जो पीछे है एक अपारदर्शी मांसपेशियों की संरचना होती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? पुतली कहलाती है। इसका जो अधिकांश रंग होता है वो कैसा होता है? काला होता है। सॉरी, परितारिका कहलाती है और इसका अधिकांश रंग है वो क्या होता है? काला होता है। इसी प्रकार पुतली। तो देखिए परितारिका जो होती है उसके बीच में एक छोटा सा क्या होता है? छिद्र होता है, ठीक है ना, उस छिद्र को क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। अब देखिए आवश्यकता अनुसार प्रकाश के मात्रा के आधार पर इस पुतली का आकार कम या ज्यादा हो सकता है। यदि प्रकाश मंद रूप से आ रहा है या उसकी तीव्रता कम है तो पुतली का जो आकार है वो क्या है? फैल जाता है, ठीक है, प्रकाश ग्रहण करने के लिए। और इसी प्रकार यदि तीव्र रूप से प्रकाश आ रहा है तो पुतली का आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जो अगला भाग है इससे संबंधित नेत्र लेंस। तो क्या बताया जाता है? परितारिका के पीछे एक लचीले पारदर्शी पदार्थ का लेंस होता है जो मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर बना रहता है, ठीक है ना, और इसकी सहायता से क्या है? वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा, वास्तविक व उल्टा नेत्र पर बनता है। इसकी सहायता से बनता है, नेत्र लेंस की सहायता से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना, और छोटा होता है। इसी प्रकार जलीय द्रव है। तो देखिए क्या बताया जाता है? नेत्र लेंस में कॉर्निया के बीच एक पारदर्शी पतला द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। तो किस किस के बीच में होता है ये? नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, ठीक है। इसी के कारण जो नेत्र का जो आकार होता है वो लगभग गोल बना रहता है, ठीक है ना, कि जलीय द्रव के द्वारा ही नेत्र का जो आकार है वो कैसा होता है? गोल होता है, ठीक है। और इसी के द्वारा क्या है? कॉर्निया और अन्य भागों को पोषक पदार्थ प्रदान किए जाते हैं। ये जलीय द्रव के द्वारा ही कॉर्निया है और अन्य जो भाग है उनको क्या है? पोषक तत्व जो होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में देखिए रक्त पटल। तो रक्त पटल में क्या बताया जाता है कि नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्लीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? एक झिल्लीनुमा संरचना होती है, वो क्या कहलाती है? रक्त पटल कहलाती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है उसका अवशोषण करके अनेक बार क्या किया जाता है? परावर्तन किया जाता है, ठीक है।
और रेटिना को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान इसी के द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए दृष्टि पटल। तो रक्त पटल के नीचे भी एक पारदर्शी झिल्ली होती है, देखिए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो उल्टा प्रतिबिंब है उसको क्या बनाया जाता है? सीधा बनाया जाता है। समायोजन या संदन क्षमता की सहायता से जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। लास्ट जो भाग है वो कचाप द्रव है। तो जैसे आपने जलीय द्रव देखा था, वो किस किस के मध्य था? नेत्र लेंस और किसके मध्य था? कॉर्निया के बीच। कचाप जो द्रव होता है वो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में होता है, जो पारदर्शी होता है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं। तो देखिए आपने अनेक भाग पढ़े हैं, इन भागों का अलग अलग हमने वर्णन किया है। तो देखिए इनको अलग अलग लिख लीजिए आप, ठीक है ना। साथ साथ में मैं आपको इनकी पीडीएफ है वो उपलब्ध करवा दूंगा और देख लेना, ठीक है ना। तो प्रत्येक भाग है उसको अलग रूप से समझने की कोशिश करना। अब देखिए इस नेत्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है, जैसे न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु। निकट बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए नेत्र है वो न्यूनतम कितनी दूरी पर वस्तु को देख पाता है, वो नेत्र की क्या कहलाती है? न्यूनतम दूरी, या उस बिंदु को क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। कि व्यक्ति के पास, नेत्र के पास कितनी दूरी पर वस्तु को देखा जाए जिस पर आसानी पूर्वक, ठीक है ना, तनाव नहीं होना चाहिए मांसपेशियों पर, आसानी पूर्वक वस्तु को देखा जा सकता है, वो बिंदु नेत्र का क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए निकट बिंदु का जो मान होता है वो 25 सेमी होता है। कितना होता है? 25 सेमी होता है। इसी प्रकार एक नाम आएगा दूर बिंदु। दूर बिंदु, तो दूर बिंदु में क्या बताया जाता है कि वह दूरी या वह बिंदु जहां तक हो, या अनंत दूरी पर वह बिंदु जहां तक नेत्र आसानी पूर्वक देख सकता है, वो नेत्र का क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है, जिसका मान कितना होता है? अनंत होता है, क्योंकि नेत्र के द्वारा अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को भी देखा जा सकता है। वो नेत्र का क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। अब एक नाम आएगा दृष्टिप्रास। दृष्टिप्रास, तो देखिए दृष्टिप्रास में क्या बताया जाता है? निकट बिंदु, किसी नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, किसी भी नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? नेत्र की दृष्टिप्रास कहलाती है। इसी प्रकार संदन क्षमता, संदन क्षमता, तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु का मान क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो नेत्र लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करता है कि वस्तु है वो नेत्र के निकट है या नेत्र से दूर है। तो उसका फिर बाद में क्या बनाता है? वो प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए नेत्र लेंस पहले क्या करता है? फोकस दूरी को क्या करता है? व्यवस्थित करता है या अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। तो किसी भी नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी का जो समायोजन करना है वो नेत्र की क्या कहलाती है? संदन क्षमता कहलाती है। कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी का समायोजन करना नेत्र लेंस की क्या कहलाती है? संदन क्षमता कहलाती है। और देखिए कई बार व्यक्ति को क्या है? वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। हो सकता है व्यक्ति है अधिक उम्र का हो गया हो सकता है उसका जो लेंस है उस पर किसी प्रकार से कोई दोष उत्पन्न हो गया हो, तो वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है नेत्र के द्वारा। तो नेत्र की यह कमी जो है वो क्या कहलाती है? नेत्र दोष कहलाती है। नेत्र दोष, तो अपना अगला टॉपिक है नेत्र दोष। कि कई बार व्यक्ति के नेत्र पर वस्तु का जो है वो स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, नेत्र की यह कमी नेत्र दोष कहलाती है। अब देखिए मुख्य रूप से जो नेत्र दोष है उसका वर्णन कर रहे हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष,
तो इसमें क्या होगा कि निकट जो रखी वस्तु है वो तो साफ दिखाई देगी, निकट जो रखी वस्तु है वो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो देखिए क्या बताया जाता है। अब देखिए जो दोषयुक्त नेत्र होता है, दोषयुक्त नेत्र, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बिंदु P है उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए था, ठीक है ना। तो इससे समय क्या बताया जाता है कि इसमें दूर जो बिंदु होता है वो नेत्र लेंस के निकट आ जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, कभी ये कर दो बोले निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, गलत हो जाएगा। कि निकट रखी वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन इस दोष में क्या होता है, दूर रखी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो नेत्र लेंस के क्या जाता है, निकट आ जाता है, ठीक है ना। तो इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सही जो प्रतिबिंब है इसका कैसे प्राप्त होगा। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो सही वस्तु का जो प्रतिबिंब वो यहाँ पर बनना चाहिए। तो देखिए ये जो दूर बिंदु था नेत्र लेंस के निकट आ गया नहीं आ गया, इसकी तुलना करते हैं तो ठीक है ना। तो दूर बिंदु है वो नेत्र लेंस के निकट आ जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर की वस्तु इसमें साफ दिखाई नहीं देती है। तो कहने का अर्थ है निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या बताया जाता है कि इस दोष से युक्त व्यक्ति को निकट रखी वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो नेत्र लेंस के क्या जाता है, निकट आ जाता है, ठीक है ना। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। अब देखते हैं अगला, दूरदृष्टि दोष या दीर्घदृष्टि दोष। अगला है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है वो देखो, इसमें विपरीत होगा पीछे वाले का। मान लीजिए निकट बिंदु यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस से दूर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, नेत्र लेंस से दूर। तो ये दोषयुक्त नेत्र है, दोषयुक्त नेत्र। और इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, देखिए इससे जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस का, जिसके द्वारा बिंदु P का जो प्रतिबिंब है वो नेत्र के निकट बन जाता है। तो देखिए दूर या दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष से युक्त व्यक्ति को दूर रखी वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की तो आराम से दिखाई देगी, लेकिन निकट रखी जो वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि निकट बिंदु जो होता है वो नेत्र लेंस से क्या चला जाता है,
दूर चला जाता है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, देखिए जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि इस दोष से युक्त व्यक्ति को न तो निकट रखी वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही दूर रखी वस्तु साफ दिखाई देती है, अर्थात वस्तु धुंधली दिखाई देती है। ठीक है ना। तो इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को द्विफोक्सी मतलब दो लेंस लगे होते हैं जिसमें अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है, उस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, दृष्टि विषमय दोष। दृष्टि विषमय, दृष्टि विषमय दोष। तो देखिए इस प्रकार से दोष से युक्त व्यक्ति जो होता है, इससे दोष से युक्त जो व्यक्ति होता है उसको जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, मतलब इस प्रकार खड़ी जो रेखाएं होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं और जो क्षैतिज रेखाएं होती है इस प्रकार, उसमें अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता है। मतलब उसको जो रेखाएं दिखाई देती है, जैसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो इस प्रकार दिखाई देती है और क्षैतिज रेखाएं वो इस प्रकार। तो मतलब उसके नेत्र पर जो प्रतिबिंब होता है वो स्पष्ट प्राप्त नहीं होता है, अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाओं को अंतर नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है? दृष्टि विषमय दोष कहलाता है। अगला देखो मोतियाबिंद। नेक्स्ट टॉपिक अपना मोतियाबिंद। देखिए जैसे जैसे व्यक्ति की आयु अधिक होती है वैसे वैसे जो लचीलापन होता है नेत्र लेंस का वो क्या होता है? खत्म होने लगता है और पारदर्शिता वो कम होने लगती है। ठीक है ना। तो जिसके कारण क्या प्रकाश का परावर्तन कम होने लगता है, जिसके कारण वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो नेत्र की कमी क्या कहलाती है? मोतियाबिंद कहलाती है। कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु की वृद्धि होती है तो नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस होता है उसका लचीलापन और पारदर्शिता धीरे धीरे क्या होने लगती है? खत्म होने लगती है। ठीक है ना। जिससे परावर्तन कम होने लगता है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेत्र की यह कमी मोतियाबिंद कहलाती है। और देखिए पहले शल्य चिकित्सा द्वारा क्या है इसका निवारण किया जाता था, लेकिन आधुनिक विधि में क्या किया जाता है कि मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगाया जाता है जिसे क्या कहता है? इंट्राआइकुलर लेंस। तो देखिए पूछा जा सकता है कि मोतियाबिंद के स्थान पर आधुनिक विधि में किस प्रकार इसका निवारण किया जाता है? तो इंट्राआइकुलर लेंस। तो क्या किया जाता है शल्य चिकित्सा विधि द्वारा कि मोतियाबिंद से युक्त जो लेंस है उसको हटाकर इंट्राआइकुलर लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है।